कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है, कभी गैंगस्टर का, कभी सियासी दस्तूर खान का और कभी एजेंसीज का। यह फैसले कोर्ट में नहीं, गलियों में लिया जाता है। जिसके पास हथियार थे उसकी चलती थी। यह सबसे ज्यादा ताकत उन लोगों के पास होती थी जो कानून को फॉलो करने की बजाय उसे तोड़ते थे। और आज भी कुछ खास फर्क नहीं आए, शहर वैसे ही चल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसे चलाता कौन है। लियारी, कराची का एक पुराना इलाका। एक वक्त था जब ये जगह बॉक्सिंग, फुटबॉल और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मशहूर था। फिर क्राइम ने इस कल्चर को दबा ही दिया था। ये वो दौर था जब हर मोहल्ले पर किसी न किसी का रौब था, कब्जा था। लियारी का अपना ही निजाम थे। इसी तरह मलिर, कोरंगी, चौरंगी हर जगह के अपने बॉस थे। कराची के क्राइम रैंडमली शुरू नहीं हुआ था। इसके बुनियाद रखने वालों में से एक था रहमान डकैत। असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लियारी के रहने वाला था, लेकिन पूरे शहर में उसका नाम चलता था। क्राइम उसके खून में था। उसके बाप और चाचा 1960s के ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे और उनको देखकर रहमान भी बहुत ही छोटी उम्र से उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में रहमान ने एक आदमी को चाकू मारकर कत्ल कर दिया था। और कुछ लोगों का कहना था उसकी माँ को भी कत्ल उसी ने किया है, क्योंकि उसका रिश्ता उसकी राइवल गैंग से था। रहमान का असली उदय 2001 के बाद शुरू हुआ था, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जहाँ पे ड्रग्स, भत्ता और हथियार का काला व्यापार होता था। वैसे लियारी के कुछ लोग उसे हीरो समझते थे, क्योंकि वो कभी कभी लोकल्स की मदद भी करते थे। लेकिन दूसरे लोग उसे सिर्फ एक खतरनाक गैंगस्टर मानते थे, जिसका असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। और दूसरी तरफ एक और आदमी, फैजू मामा, जो रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस अड्डे पर टाइम कीपर की नौकरी करता था। सालों तक बसेस की टाइमिंग्स नोट करता रहा और फिर वही अड्डा उसका मैनेजमेंट पॉइंट बन गया। कुछ सालों बाद उसने अपना ट्रक लिया और अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था। नाम था फैजू मामा बलोच। ट्रांसपोर्ट का भी एक नियम था, हर महीने पुलिस, बदमाश और उस वक्त के लोकल्स गैंग्स को भत्ता देना पड़ता था। और लियारी गैंग का सरबराह रहमान डकैती थे। फैजू मामा पहले 15,000 महीने देता था, लेकिन वो बढ़कर धीरे धीरे 50,000 तक हो गया। जो भी गैंग्स को भत्ता देता था वो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे रहमान डकैत की असर कम होते जा रहे थे। ये वक्त उसके डाउनफॉल का था और धीरे धीरे नए गैंग्स उभरते आ रहे थे। और उनमें से एक था अरशद पप्पू। अरशद भी अपना दबदबा जमाना चाहता था। जब उसने देखा कि रहमान महीने की बेसिस पर भत्ता वसूल करता है, तो वो भी वही रास्ता अपनाने का सोचा। और फिर फैजू मामा को कॉल करके कहा, आज से भत्ता तुम रहमान को नहीं, मुझे देना। फैजू मामा ने सीधा मना कर दिया और यही इनकार अरशद को भड़का दिया था। और इसी नफरत के चलते अरशद ने फैजू मामा को कत्ल करने का फैसला किया और प्लान बनाना शुरू कर दिया, ताकि लोग देखे और भत्ता ना देने का खौफ अरशद पप्पू के लिए आ जाए। जो भी उसको भत्ता देने से इनकार करेगा और उसी तरह उसका हाल होगा। और कुछ महीने बाद अरशद ने फैजू मामा को किडनैप किया और उसको मार दिया था। और ओपनली जिम्मेदारी भी ली थी और कहा कि हमने फैजू मामा को मारा क्योंकि उसने भत्ता देने से इनकार कर दिया था। और वही 9 अगस्त 2009 को पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत मार दिया गया था। रहमान दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी जगह खाली नहीं रही। उसके बाद कुर्सी पर बैठा उजैर बलोच। उजैर फैजू मामा का बेटा था और जिसके सर पर पहले से अपने बाप की खून का बदला सवार था। ये गैंग वार अब ज्यादा तेज हो गया। हर गली, हर इमारत, हर व्यापार सब उजैर की परमिशन से चलता था। हर काम के लिए अलग बंदे थे। कोई पैसा वसूल करता, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता और कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उजैर सीआईए से जुड़ा था। पीपल्स पार्टी के लोग उसको सपोर्ट करते थे और उस दौर में इलेक्शंस भी अक्सर उसके मर्जी से होता था। उजैर के खिलाफ 200 से ज्यादा केसेस थे। बंदे उठाना, जिंदा जला देना, दुश्मनों को सरेआम गोली मार देना, ये सब आम बात थी। और फिर भी वो आराम से घूमता, क्योंकि पीछे सीआईए का सहारा था। उसका डर इतना था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरता था। और धीरे धीरे लियारी उसका किंगडम बन चुका था, जहाँ सिर्फ एक हुकूमत चलती थी, उजैर बलोच की। और अब बारी थी अरशद पप्पू से बदला लेने की। उजैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उनको पैसा दिया गया और अरशद को उन लोगों का निशाना बनाया गया। और पुलिस के लिए भी ये फायदेमंद था, क्योंकि अरशद के खिलाफ बहुत सारे केसेस पहले से ही था। वो चाहते थे कि उसे पकड़कर खत्म कर दिया जाए। पुलिस ने अरशद को अरेस्ट किया और उसे उजैर के हवाले कर दिया, ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अभी, वो बहुत ही गलत है। उजैर ने अपने तरीके से जो किया
वो बहुत ही खतरनाक था। उसने लियारी की गलियों में अरशद पप्पू को पब्लिकली सताया क्योंकि उसके नाम आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रहा था। और जब लोगों ने देखा कि अरशद अब अपनी आखिरी लम्हों में है तो सब उस पर हमला करने लगे। फिर उज़र ने उसके कान काट दिए, उसके सर टुकड़े कर कर बॉडी से अलग कर दिया और उसके सर से फुटबॉल खेला। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? और ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैं अब इसको डिटेल में नहीं बता सकता। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत में हुआ था। और दूसरी तरफ कराची के कुछ सेंट्रल हिस्सों पर MQM का व्यवस्था कब्जा था। MQM मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसका फाउंडर अल्ताफ हुसैन लंदन से पार्टी को कंट्रोल करता था। शुरुआत में लोगों ने इस पार्टी को सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ सालों के बाद ही MQM के अंदर गलत काम करना शुरू हो गया। लोगों को धमकाया जाता, जबरदस्ती हफ्ता वसूल किया जाता और टारगेट किलिंग्स हुकूमत हथियार से होने लगी। गन्स के जरिए वोट लिए जाते और जिसने इनकार किया उसे मारा जाता। पॉलिटिकल पार्टीज, पुलिस और गैंगस्टर्स तीनों ही एक साथ जुड़े हुए थे। शहर में भत्ता लेना, लोग उठाना, फायरिंग्स, ये सब आम हो गया था। हर गैंग्स के पीछे या तो कोई ताकतवर बंदा होता या कोई सियासी ताकत। आम लोग बीच में कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब तक कराची में क्राइम हद से ज्यादा बड़ा हो चुका था। लियारी पर उज़र बलोच का राज था और सिटी के सेंट्रल एरियाज में MQM का। गवर्नमेंट पर प्रेशर बन गया, मीडिया, अवाम सब ने आवाज उठाई और फिर 2013 में रेंजर्स को छूट दिया गया था ताकि इन लोगों को पकड़ा जाए और क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके। कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ और ये कोई एक दिन का बात नहीं था। पहले छोटे छोटे रेड्स हुए, टारगेट किलर्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को उठाया गया था और फिर धीरे ही धीरे बड़ा सर्कल बनाया गया। लियारी में रेड्स तेज हुए और उज़र बलोच को दुबई से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया क्योंकि वो दुबई से ही यहाँ पे क्राइम ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस पर 200 से ज्यादा केसेस थे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पूरे नेटवर्क को तोड़ना पड़ा था। और दूसरी तरफ MQM के ऑफिसर्स पर रेड हुए थे। पहले वर्कर्स को उठाया गया था और फिर एरिया कमांडर्स को, और आखिर में उनका मेन अड्डा बंद कर दिया गया था। मीडिया में CCTV फुटेज आई, इलीगल वेपन्स रिकवर हुए थे और लोगों ने पहली बार MQM का असली चेहरा देखा था। और इस ऑपरेशन के बाद कराची का क्राइम रेट कुछ हद तक कम हुआ था। टारगेट किलिंग्स और भत्ता लेना भी कम हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी था, क्या ये सच में क्लीन अप था? अब वो आके डॉन्स तो चले गए, लेकिन सिस्टम अभी भी वही था। पहले भत्ता गन से वसूल किया जाता था, अब फाइल्स और अप्रूवल्स के थ्रू पैसा निकला जाता है। गन्स की जगह पर पेन का जोर चलने लगा। आज का कराची पहले जैसा नहीं रहा। क्राइम्स वैसे ओपनली गलियों में नहीं होता है। गैंगस्टर सब पुराने फटे कपड़ों पे नहीं बल्कि सूट्स और लग्जरी कार्स में घूमता है। क्राइम सब ऑफिसेस के अंदर नहीं होता, डिजिटल अकाउंट्स और पेपर ट्रायल से होता है। नए माफियास ने शहर संभाल लिया है, जैसे कि वाटर टैंकर्स माफियास, लैंड ग्रैबिंग माफियास और रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी। और इनफैक्ट कुछ मीडियाज वाले भी इन ग्रुप्स के हिस्सा है जो कि पैसा लेकर चुप हो जाते हैं। सब कुछ लीगल नजर आता है, लेकिन अंदर का सिस्टम आज भी ठीक वैसे ही करप्ट है। और जिन लोगों का असर सबसे ज्यादा पड़ता है वो है कराची के आम आदमी, जो बस एक सुकून और एक अच्छी जिंदगी चाहता है। कराची को ना सिर्फ पुलिस चलाती है और ना ही सिर्फ सियासत, कराची को चलाता है ताकत का प्रेशर। कभी ये ताकत गन के जरिए आता है, कभी वोट के जरिए और कभी